फिर आगे कंटिन्यू करना है ना। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था हमारा, है ना। यस सर। यस सर। देखिए, तो जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ग्राफ का कंपैरिजन करके बताया था मैंने, है ना। यस सर। हाँ सर। कैसे पता करते हैं? जब एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। यस सर। तो हमने क्या बताया था भाई, जो ग्राफ नीचे होगा वो एडियाबैटिक वाला होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। और उसी तरह से जब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज करते समय एडियाबैटिक वाला ऊपर चला जाएगा और आइसोथर्मल वाला आइसोथर्मल नीचे, नीचे। है ना। अब देखो, जैसे मैं तुमसे इस तरह से चीज को पूछता हूँ, अगेन मैं पीवी ग्राफ का बना रहा हूँ। एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ है 1 और ये वाला ग्राफ है 2। इनमें से 1 इज एडियाबैटिक, अदर इज आइसोथर्मल। अदर इज आइसोथर्मल का। हमें आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई विच वन इज एडियाबैटिक एंड विच वन इज आइसोथर्मल। सही है, सही है। अभी तक 3 आंसर आए हैं, तीनों सही आए हैं। पांच आंसर आए हैं, पांचों सही हैं। एक और सही आया। गुड गुड गुड। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा जी? Third one is adiabatic. एडियाबैटिक and second one is आइसोथर्मल। isothermal. One is adiabatic and second one is isothermal, है ना। देखो, जैसे हमसे कहा जाए कि two containers contain equal amount of a gas at same conditions of pressure, volume and temperature. In both the containers,
gas expands to the same final volume. In container 1, gas expands isothermally and in container 2 it expands adiabatically. तो क्या हो जाएगा? हमें पता लगाना है which of the following options is correct. Work done in one by gas in one is greater than work done in two. Work done in one is less than work done in two. Final pressure in isothermal is less than final pressure in adiabatic, and final pressure in isothermal is greater than final pressure in adiabatic. तो सिंगल है मल्टीपल है? Multiple, more than one choice can be correct. क्या दोनों का ही आंसर ग्राफ से आ जाएगा बच्चों? यस सर। ध्यान से करो भाई, गलत नहीं आना चाहिए किसी का। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया। देखो हिंट दे दिया मैंने, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने से फटाफट पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम था। सर ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर, पीवी वाला सर। ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर। ये ग्राफ बना दिया हमने, यस सर। है ना?
इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम तो दोनों में सेम थे और फाइनल वॉल्यूम सेम रख दिया। ठीक है, अच्छा अब ट्राई करो। कुछ लोग, ग्राफ मैंने बना दिया, अब तुम कुछ लोग वापस से ट्राई करो। जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो वापस से ट्राई। सर आइसोथर्मल वाला ग्राफ तो सर ऊपर वाला ग्राफ है सर, तो सर पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए आइसोथर्मल वाला जो ग्राफ है उसमें प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो ये आइसोथर्मल है और ये वाला क्या है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। है ना। तो फाइनल प्रेशर किसका कम हो गया, एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर कम हो गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटे, डी। डी। डी सही है। डी। और वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में, सर जिसका ग्राफ आइसोथर्मल। ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ज्यादा एरिया आइसोथर्मल कर रहा है या एडियाबैटिक कर रहा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कर रहा है। आइसोथर्मल। तो ए आंसर। सर वर्क डन पीडीवी मतलब ऐसा सोच के भी कर सकते हैं ना, मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी सोच सर सकते मैंने भी वैसे ही सोचा। हैं। बिल्कुल वैसा, वो भी एक तरीका सोचने का। लेकिन ग्राफ से बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता यार। एरिया कौन सा ज्यादा वैसे ऑक्यूपाई कर रहा ग्राफ में दिख जाता है सर। है, एरिया कौन ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है जी, आइसोथर्मल वाला ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, एडियाबैटिक वाला कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना। यस। अभी समझ में आया बच्चों, जो जो बी और सी आंसर दे रहे थे या बी और डी दे रहे थे, उनको समझ में आया जी। यस सर। ओके, सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाइए ना। यस सर, कंप्लीटेड। अच्छा सर, डायबिटिक प्रोसेस को क्या एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं बेटे, लेकिन उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही उस एक्सपोनेंट की होती है ना। मतलब के अगर गामा हुआ तो पॉलीट्रोपिक डायबिटिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक बन जाएगा। ठीक है, और देखिए, मान लो मैं आपसे कहूं कि टू मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is first heated isobarically to twice its initial volume.
and then it expands adiabatically. To 8 times of its current volume. If initial temperature of the gas was T naught, then find its final temperature and total work done by the gas. In terms of R and T naught. आंसर आपका R और T naught के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करके छोड़ना. Express your answer in terms of R and T naught. हाँ बेटे विशाल, यस सर। आंसर निकालना है इसका, ठीक है? यस सर। हम्म. सृष्टि बेटे समझ में आ रहा है तुमको? कुशाग्र, यस सर। सृष्टि, सोहम, शिरीष, यस सर। शिरीष समझ रहे हो बेटे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट तो नहीं? तो वो दिन भर बैठा रहता है तो थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं.
फाइनल टेम्परेचर भी टी नॉट के टर्म्स में ही बताना है। तो देखो बेटे कैसे करेंगे। देखो पहले टेम्परेचर टी नॉट था, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। आपने क्या किया, आइसोबारिक एक्सपेंशन किया। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो पी नॉट का पी नॉट ही रहेगा, टेम्परेचर T1, और बोल रहे हैं कि वॉल्यूम को दुगना कर दिया, तो वॉल्यूम को 2V नॉट लिख दें क्या, हाँ सर। है ना। और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस T1 अपॉन V1 बराबर होता है T2 अपॉन V2 के। तो हम लिख सकते हैं T नॉट अपॉन V नॉट इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई 2V नॉट के। तो क्या T1 की वैल्यू 2T नॉट आ जाएगी, यस सर। है ना। जब आइसोबारिक प्रोसेस खत्म होगा तो टेम्परेचर उसका 2T नॉट हो चुका होगा। अब उसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाया तो अब इसमें क्या होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो प्रेशर को मान लेते हैं P2, वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में हमें दिया हुआ है, कितना किया, 8 टाइम्स, यानी 16V नॉट, और टेम्परेचर को T2 रख दे, है ना। अब वैसे तो हमें टेम्परेचर ही पता करना है सीधे, है ना। लेकिन हमें तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पता होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटे। हाँ सर। यस सर। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। अच्छा, ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो गामा को 1 + 2/3 यानी 5/3 लिख सकते हैं। यस सर। यस तो सर। PV की पावर 5/3 इज कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो, हम क्या है, प्रेशर में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे को वॉल्यूम तो पता है, तो वॉल्यूम तो मेरी मजबूरी है, वॉल्यूम को तो मुझे इक्वेशन में रखना ही रखना है। और टेम्परेचर के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो टेम्परेचर भी लेकर के आना है। इसका मतलब प्रेशर को हटाओ,
तो प्रेशर को क्या nRT/V लिख दूं क्या मैं? हाँ सर। nRT/V into V की पावर 5/3 इज कांस्टेंट। तो nR तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब क्या पता चल गया, TV की पावर 5/3 -1 यानी 2/3 इज कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा T इनिशियल V इनिशियल की पावर 2/3 इज इक्वल टू T फाइनल V फाइनल की पावर 2/3। तो T इनिशियल कितना था, 2T0। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो इनिशियल टेम्परेचर 2T0 ही था, है ना। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटे, 2V0। 2V0। और फाइनल टेम्परेचर अपने को पता करना है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 16V0 की पावर 2/3। तो T2 कितना आ गया बेटे, T2 आ गया 2T0 इंटू 2V0 बाई 16V0 की पावर 2/3। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2T0 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2/3। तो कितना आ जाएगा बेटे, 2T0 बाई 4 ऐसा आ जाएगा, यस या T0 बाई 2 आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। बच्चों यस सर। फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T0/4 बाई 2। मतलब देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि पहले आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को दुगना कर दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, वॉल्यूम को 8 टाइम्स कर। सर सर और- एडियाबैटिक में हम वो भी यूज कर सकते थे ना, जैसे आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था कि इस रेशियो से बढ़ रहा है, तो सर P1/P2 का रेशियो निकाल लेते और करते तो। हाँ वैसा भी कर सकते थे कि पहले आप प्रेशर पता लगा लेते और फिर उसके बाद इक्वेशन यूज कर लेते P1V1/T1 इक्वल टू यस सर P2V2/T2, ऐसा भी कर सकते थे, यस सर उससे भी आ जाता है ना। हाँ सर लेकिन क्या है, इट इज एडवाइजेबल के एडियाबैटिक प्रोसेस में आप पीवी की पावर गामा भी लिख सकते हो, और अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो टीवी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि प्रेशर को लिख देंगे nRT/V, तो V डेनोमिनेटर में होगा तो V का एक एक्सपोनेंट कम हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी टीवी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। क्या ये बात यस समझ में सर आती है? यस सर। अब वर्क डन की बात करते हैं, है ना। एक सेकंड, प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज देखना है, यस। ओके ये रहा। यस सर। देखो बच्चों, ये जो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इजी है। मतलब यू कैन स्टार्ट completely फ्रेश इन दिस चैप्टर। आपको मैकेनिक्स नहीं आती, फ्लूइड नहीं आता, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह से आप इसको समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। पुरानी चीजें जो है इसमें आपके हिंड्रेंस नहीं पैदा करेंगी। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मतलब थोड़े से प्रयास से इसमें अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए जाते हैं। हर बार आता भी है एग्जाम में, है ना, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर जो है वो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। खूब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, शीट वगैरह जो है वो जम के सॉल्व करें। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की शीट मिल गई है ना बच्चों सबको? यस सर यस सर। यस सर।
तो अभी हमने, अगर आप वो शीट निकालो सब लोग जरा अपनी अपनी। सर केटीजी एंड थर्मो की ना? हाँ बेटे। यस उसमें क्या? Yes, sir. तो केटीजी थर्मो में अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है आपको? देखो सेक्शन ए, उसमें क्या है? सेक्शन ए क्या है? केटीजी ऑफ गैसेस एंड आरएमएस एवरेज वेलोसिटी वाला सेक्शन है, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो ये अपन ने पढ़ लिया है। फिर सेक्शन बी वाला क्या है? सर वो आरएमएस वेलोसिटी वाला RMS है। speed वो और आरएमएस वाला। ओके, ए और बी दोनों वो केटीजी का पार्ट है ना? सर सीबी, सर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। सी में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, वो भी हमने पढ़ लिया है। फिर डी में शायद वर्क डन बाय गैस है क्या? सर लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी है। बस एंड law of इंटरनल। ई में वर्क डन है। ई में वर्क डन, तो हमने ई भी पढ़ा है, एफ भी पढ़ा है, और जी में हीट कैपेसिटी वगैरह से रिलेटेड यस सेक्शन सर। यस सर। है ना? तो वहां तक हमने पढ़ा है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो इसकी ये सारे सेक्शंस अपने को कंप्लीट करने हैं, है ना? मैं अभी तो खैर एग्जांपल करा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला पेज नोट कर लिया सबने? यस सर। अब इसका एक पार्ट और था, वर्क डन भी कैलकुलेट करना था ना हमको। हाँ तो सर। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें बच्चों? वर्क डन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वर्क डन इन पहले आइसोबारिक आइसोबारिक और करेंगे, एडियाबैटिक फिर ऐड कर देंगे। प्लस वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, है ना? आइसोबारिक के वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो सिंपली एन आर डेल्टा टी होता है ना? यस सर। yes sir. और एडियाबैटिक का फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। यस या सर। सिंपली आप इसको माइनस एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो, हाँ सर। नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों बच्चों? हाँ सर। तो देखो गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल और माइनस 2 बाई एफ डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स तो दो दिए हुए थे ना, 2 आर। डेल्टा टी का मतलब हमेशा होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आइसोबारिक के लिए 2 टी नॉट माइनस टी नॉट कर देंगे। और एडियाबैटिक की बात करेंगे तो क्या है? ये कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक। तो एफ की जगह लिख देंगे 3/2 नंबर ऑफ मोल्स 2 आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का मतलब क्या आ जाएगा बेटे? टी नॉट बाई टू इज फाइनल टेम्परेचर और 2 टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा था ना इसके लिए? हाँ सर। एडियाबैटिक प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर था 2 टी नॉट और फाइनल टेम्परेचर टी नॉट बाई टू आया था। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे तो टी नॉट बाई टू माइनस 2 टी नॉट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 2 टी नॉट में से टी नॉट गया तो टी नॉट, तो 2 आर टी नॉट, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा -3 आर इंटू टी नॉट बाई टू माइनस 2 टी नॉट। तो -3 टी नॉट बाई टू ऐसा आ जाएगा बेटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आर टी नॉट प्लस 9 आर टी नॉट बाई टू। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 13 आर टी नॉट बाई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। yes sir.
अच्छा देखो, आपकी एक बच्चा पूछ रहा है सर सेक्शन जे में जेई मेन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो सेक्शन जे जो है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चंस पे, है ना? तो लेकिन आप लोगों को बच्चों आईआईटी देना है 2023 में। 2023 के जेई के सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। बिफोर 23 मतलब आपके पहले वाले लोगों में लिए क्या होता था, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये सिर्फ जेई मेंस के सिलेबस में था, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं था। लेकिन आपके लिए क्या है, ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस में आ गया है, ठीक है? तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ ओनली जेई मेन सिलेबस, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ही एक नोटिफिकेशन आईआईटी का आया था जिसमें उन्होंने कहा है, दिसंबर में ही आया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब से ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अब जेई एडवांस के सिलेबस का भी हिस्सा होगा। ठीक है बच्चों, देखो लेकिन हमारे पढ़ने में कोई फर्क नहीं आएगा जी। पहले भी क्या था, हम उसको पढ़ते ही थे, जेई मेंस का सिलेबस था तो उसके लिए भी पढ़ते थे। और अब हाँ ये बात था कि जब बच्चे मेंस दे देते थे और मेंस और एडवांस के बीच के समय में इस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसको, सेक्शन जे को, है ना? लेकिन अब क्या है, अब आपको पूरे एंड तक इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। और देखिए तो आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। सर 1 मिनट। हाँ यस सर। ये नोट किया बच्चों? यस सर। ओके, देखो क्या है, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं जो कि जेई में पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमसे कहा जा रहा है कि एक हमारे पास क्या है, अ, एक कंटेनर है और ये जो कंटेनर है इट इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन
and it is perfectly insulating. And container is also perfectly insulating. इसका मतलब ना तो पिस्टन से हीट आ जा सकती है, ना ही कंटेनर की दीवारों से हीट आ जा सकती है। इस कंटेनर को हमने क्या कर रखा है, एक फिक्स्ड पार्टीशन से दो पार्ट में डिवाइड कर, और दोनों पार्ट में कुछ अलग अलग गैसेस। है ना, ये फिक्स पार्टीशन जो है, इट अलाउज स्लो फ्लो ऑफ हीट। है ना, मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ऊपर और नीचे तो हीट फ्लो हो सकता है हाई टेम्परेचर से थ्रू दिस पार्टीशन। है ना, लेकिन ये पार्टीशन कैसा है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। जो लोअर कंपार्टमेंट है उसमें 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, और कितने टेम्परेचर पे है वो, 700 केल्विन टेम्परेचर। और अपर कंपार्टमेंट में क्या है, 2 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस है, और वो कितने टेम्परेचर पे है, 400 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें पता करना है, फाइंड द, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पार्ट 1, find the final equilibrium temperature of both the compartments. Final equilibrium temperatures of both the compartments, ये हमें पता। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो अब देखो इसमें क्या होगा, हीट फ्लो करेगी क्या, कहां से कहां हीट फ्लो करेगी बच्चों, विशाल किधर होगा हीट का फ्लो? सर ये नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर हीट का फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात है ना, नीचे से ऊपर हीट का फ्लो होगा। अच्छा, जब नीचे से ऊपर हीट का फ्लो होगा तो ऊपर वाले कंटेनर में क्या होगा, वो जो उसका जो पिस्टन है वो उधर ही रुका रहेगा या ऊपर मूव करेगा? सर ऊपर।
ऊपर मूव करना चाहिए, है ना? यस सर, एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या कि ऊपर जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? ये कौन बताएगा मेरे को? सृष्टि, ऊपर वाली गैस का प्रोसेस कैसा होगा बेटे? देखो हमें इस बात पे ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? स्लो स्लो फ्लो ऑफ हीट अलाउ होता है ना? सर ऊपर मूवेबल पिस्टन है और स्लो फ्लो ऑफ हीट अलाउड है आइसोबारिक। पार्टीशन, तो आइसोबारिक होगा। तो Yes, प्रोसेस sir. कैसा होगा? आइसोबारिक आइसोबारिक। प्रोसेस, है ना? ऊपर वाले का जो प्रोसेस होगा वो आइसोबारिक होगा, और जो नीचे वाला पार्टीशन है उसका कैसा होगा? आइसोकोरिक। Isochore. आइसोकोरिक होगा, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना? बिल्कुल सही, ये दोनों बिल्कुल सही एक्सप्लेन। अच्छा, ये हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा बेटे? जब तक दोनों का जब सेम तक ना हो दोनों का जाए। टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, है ना? नीचे और ऊपर दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। अच्छा, और क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि नीचे वाले कंपार्टमेंट ने जितना हीट दिया, ऊपर वाले ने उतना ही हीट लिया, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो क्या हो जाएगा बेटे? हम लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली तो आपको करना क्या है, मान लो कि फाइनली दोनों का टेम्परेचर कुछ हो गया है कैपिटल टी, हीट लॉस्ट बाय लोअर कंपार्टमेंट इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अपर कंपार्टमेंट। ये इक्वेशन अपन लगा दें तो अपना काम हो जाएगा क्या? बोलिए बच्चों। यस सर। Yes, sir. है ना? देखो एक बार फिर से समझो क्या है पूरी प्रोसेस, क्या हो रही है। नीचे टेम्परेचर 700 है, ऊपर 400 है, तो क्या होगा? 700 से 400 की तरफ हीट का फ्लो होगा, और जैसे ही हीट का फ्लो होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये इसको, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है तो वो ऊपर मूव करने लग जाएगा। लेकिन हमें दिया हुआ है कि स्लो फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, तो हीट अगर धीरे धीरे ऊपर जाती है तो ये पिस्टन भी धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, और ये पिस्टन स्लोली ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगी आइसोबारिक। और इस वाले की अगर बात करूं तो देखो इस पे से हीट फ्लो हो रही है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन ये आइसोकोरिकली कम होगा, है ना? और कब तक हीट फ्लो होता रहेगा? जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस बना हुआ है तब तक हीट फ्लो होता रहेगा। हीट फ्लो होने की वजह से 700 Yes. केल्विन वाले का टेम्परेचर कम होगा, 400 वाले का बढ़ेगा, और फाइनली दोनों का कॉमन टेम्परेचर जब तक नहीं आ जाता तब तक हीट फ्लो होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि फाइनल टेम्परेचर T है, हीट लॉस्ट बाय लोअर कंपार्टमेंट इक्वल टू हीट गेन बाय अपर कंपार्टमेंट, ऐसा लिख देंगे। यस सर। यस। तो हम कैसे करेंगे, लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट्स बी T, तो हम लिखेंगे हीट लॉस्ट बाय लोअर कंपार्टमेंट इक्वल टू हीट गेन बाय अपर कंपार्टमेंट। तो क्या आ जाएगा, हीट लॉस्ट बाय लोअर कंपार्टमेंट को कैसे लिखेंगे? देखो लोअर कंपार्टमेंट में जो प्रोसेस हो रही है वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस को
आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट फ्लो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन तो 0 होता है, तो हीट फ्लो डेल्टा यू के बराबर ही हो जाता है। तो उसको क्या Yes, लिख दूंगा sir. मैं, F/2 मोनो एटॉमिक गैस है, NR delta तो T. F/2 3/2 n है 2, R को R ही रहने देते हैं, डेल्टा टी। देखो हीट लॉस हो रहा है तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर लिख देंगे, और हीट गेन जब लिखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ऊपर वाले कंपार्टमेंट में प्रोसेस आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, F/2 +1 इंटू NR डेल्टा टी। तो उसके लिए F Yes, हो sir. जाएगा 5, वो डाई एटॉमिक गैस है, तो क्या लिखेंगे 5/2 By + 1 2 plus 1 इंटू N to इंटू 2 R into इंटू R डेल्टा into T minus 400. T माइनस 400। तो क्या है, ये 2R से 2R कैंसिल हो जाता है, 3/2 इंटू 700 माइनस T इज इक्वल टू 7/2 इंटू T माइनस 400। तो ये 2 से 2 कैंसिल 2 हो भी गया, cancel. 2100 माइनस 3T इज इक्वल टू 70 70 माइनस minus 2800. 2800। 2800. तो So क्या हो जाएगा, so 4900 is equals to 10T. 4900 इक्वल टू 10T। T की 10T. वैल्यू 490 T केल्विन। is इसका equal to मतलब 490. T का वैल्यू 490 केल्विन आ जाएगा क्या बच्चे? यस सर। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? Yes. Yes, sir. Yes. सर हाँ बोलिए बेटे। सर आपने क्वेश्चन जब दिया तो मतलब अगर सपोज हमने रीड किया तो आपने क्या सोचा कि स्टार्टिंग कैसे करें? हाँ तो देखो स्टार्टिंग का तरीका क्या था भाई, हमने ये देखा, अपन को ये समझना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन में तो सबसे पहला हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए कि यार 700 केल्विन टेम्परेचर है नीचे और ऊपर 400 केल्विन टेम्परेचर है, और जो पार्टीशन है वो मुझे कंडक्टिंग दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब हीट का फ्लो होगा, यस सर। हीट फ्लो होगा। अब हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक होता रहेगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो बढ़ेगा, है ना। यस सर। तो हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा हुआ था, तो हमें ये पता चल गया कि भाई देखो टेम्परेचर में डिफरेंस है, इस वजह से हीट फ्लो हो रहा है, और हीट फ्लो होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर कम हो रहा है, कम वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फाइनली दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। है ना। अब Yes. मुझे ये पता करना था कि भाई फाइनल टेम्परेचर मुझे, तो मैंने मान लिया कि लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T। अब बात ये होता था कि चलो फाइनल टेम्परेचर मैंने T मान तो लिया, अब आगे करूँ क्या। तो बात ये है कि देखो मेरे को साथ में ये भी दिया हुआ है कि हीट का फ्लो और कहीं से नहीं हो रहा है, सिर्फ इस पार्टीशन से ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लोअर कंपार्टमेंट ने जो हीट लॉस किया वो हीट, उतना ही हीट अपर कंपार्टमेंट को मिला, और कहीं से हीट उसके पास आ नहीं सकता, है ना। यस सर। तो अगली इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा वो यही बनाऊंगा कि हीट लॉस बाय लोअर कंपार्टमेंट इक्वल टू हीट लॉस बाय अपर कंपार्टमेंट। अब मुद्दा आएगा कि हीट लॉस के लिए फॉर्मूला कौन सा लिखें, तो उसके लिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो प्रोसेस भी आइडेंटिफाई बड़ा आसानी से हो गया। लोअर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है, अपर कंपार्टमेंट में स्लो हीटिंग हो रही है
और मूवेबल पिस्टन है तो वो मूवेबल आइसोबारिक। पिस्टन। समझ में आई बच्चों क्या अप्रोच रही है? यस यस सर, सर। समझा। हाँ सर। तो अब इसका एक पार्ट और था क्वेश्चन का, वो क्या था? इन द अबव प्रॉब्लम if the partition was also free to move, then find the final equilibrium temperature. सर फिर दोनों भी आइसोकोरिक हो जाते हैं। And work done by both the gases. दोनों ने मिलाकर के कितना वर्क किया ये बता। सर सर ऐसे में क्या है ना सर कि वो जो लोअर कंपार्टमेंट में वो जो गैस है वो तो हीट लूज करेगा सर। अब प्रोसेस आइसोबारिक है सर लोअर कंपार्टमेंट में। अब देखो दोनों का ही प्रोसेस आइसोबारिक रहेगा, यस सर। है ना? क्योंकि अब मान सकते हैं ना कि दोनों ही क्या है, मूवेबल पिस्टन से फिटेड है, और जो हीट का Yes. एक्सचेंज हो रहा है वो तो स्लो हो ही रहा है, तो मूवमेंट स्लो होगा दोनों में। तो मूवमेंट स्लो होगा, इसका मतलब क्या है, दोनों का प्रेशर हमेशा बराबर बना रहना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर बराबर बना रहना चाहिए, मतलब फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए। तो अभी करिए भाई, क्या आंसर आता है? तो बच्चों कैसे करेंगे? मान लेते हैं लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी। अभी भी क्या है, इस सिस्टम के पास और कहीं से हीट आई नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन।
अब हीट लॉस्ट बाय लोअर कंपार्टमेंट कैसे लिखूंगा? F/2 + 1, 3/2 + 1 इंटू N इंटू R इंटू उसका टेम्परेचर में कितना लॉस आया, तो 700 माइनस T, और ऊपर वाले का हीट गेन क्या लिख देंगे? F/2 + 1 इंटू N इंटू R इंटू उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, तो T-400। तो क्या आ जाएगा जी? 2R से 2R कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा 3/2 + 1 यानी कितना? 5/2 इंटू R इंटू 700 माइनस T। सर आर कैंसिल हो गया। R भी कैंसिल हो गया, तो 5/2 इंटू 700 माइनस T इक्वल टू 7/2 इंटू T-400। तो 2 से 2 गया, 3500 इक्वल टू 70 माइनस 2800 28। सर, तो 12T इज इक्वल्स टू 6300। 525। 12T इक्वल टू कितना? 6300 63। 300 सर, फिर वो आ T जाएगा जाएगा 525। 525। 6300 बाई 12, तो 12 5 जा 60, 30 12 2 जा 24, 525। यस सर। यस सर। अब वर्क डन कैलकुलेट करो, देखो वर्क डन कितना आता है सर 5000 जूल्स। दोनों गैसेस का मिलाकर के वर्क डन। यस सर, डेल्टा टी एनआर और डेल्टा टी एनआर करेंगे ना? बिल्कुल सही बात है, एनआर डेल्टा टी करना। पहली जो नीचे वाली गैस है वो तो नेगेटिव वर्क करेगी, क्यों बच्चों? यस नीचे सर। नीचे वाली गैस का वर्क डन तो नेगेटिव हो जाए, तो वर्क डन बाय गैस इन लोअर कंपार्टमेंट तो आ जाएगा एनआर डेल्टा टी, तो दैट इज 2 इंटू आर इंटू 525 माइनस 700 यानी कितना? 525 माइनस 700 करेंगे तो -175। तो सर वो -300 आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है, हेलो एनआर डेल्टा टी तो होता है वर्क डन बाय गैस इन हाँ अपर। सर बोल अरे बेटा बोल तुम्हारी रहा आवाज टी क्लियरली नहीं आ डेल रही है। टी को अलग तरीके से हेलो अंशु, तेरी आवाज कट रही है। 2r डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा उसके लिए? 125। 525 माइनस 400, तो 2r इंटू कितना? 125, तो 250r। तो टोटल वर्क डन बाय बोथ गैसेस कितना हो जाएगा? सर -50 यार। -50। क्यों भाई? फिर वो ऊपर -350 R होगा। हाँ सर, ऊपर अरे हाँ -350 मैंने आएगा। गलती किया है, ऊपर कितना आएगा? सर -350। -350 तो फाइनल आंसर कितना आएगा? -100 R। -100। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। हाँ सर। ये
कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। ओके बच्चों, अब देखो भाई, हम यहाँ पर क्या है, अब हम देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जिसको कि क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस, है ना? क्या बेटे? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस, ये क्या हो? लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू साइक्लिक प्रोसेस, मैं एक सवाल और आपको करना चाहता हूँ। देखो, मान लो हमें कहा जाए कि ये इस तरह का कंपार्टमेंट है ना? एडियाबैटिक wall and adiabatic partition, and partition is movable. इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, L0 is the natural length of the spring. अब इस केस में हम क्या करते हैं, द गैस, मान लो इसमें कुछ n मोल्स हैं, देयर आर n moles. Atmospheric pressure is P0. The gas is heated slowly so that the spring gets compressed by amount x.
calculate the heat supplied to the gas. है ना? हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ कंटेनर इज ए। एरिया ऑफ कंटेनर ए है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है। हमने क्या किया, गैस को स्लोली हीट किया सो दैट स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय अमाउंट एक्स। कैलकुलेट द फाइन हीट सप्लाइड टू द गैस, ये हमें कैलकुलेट करना। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? ट्राई कीजिए इसको। सर गैस मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, ऐसा कुछ दिया है क्या? मोनो एटॉमिक। ओके सर। है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, जरूरत पड़ेगी उसकी। इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस।
हाँ हाँ बेटे, क्या आया? देखो, सबसे पहले बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हम बात करते हैं किसकी? वर्क डन बाय गैस की बात करते हैं, है ना? वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इंटीग्रल पी डीवी करूं, है ना, या फिर क्या है, मैं क्या करूं, ये जो पिस्टन है ना, उस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द पिस्टन। तो क्या आ जाएगा बच्चों? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, हाउ दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट वी हैव डन टिल नाउ इज दैट ये प्रॉब्लम में कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से वर्क निकालना है, एज इफ यू आर सॉल्विंग सम वर्क एनर्जी क्वेश्चन। अब पिस्टन, क्योंकि अपन ने स्लोली हीट किया है, तो स्लो हीट किया है तो पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हुए मूव किया है, तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब वर्क डन बाय ऑल को क्या आएगा? वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगा रहा है लेफ्ट में, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स राइट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क हो जाएगा माइनस पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स। स्प्रिंग का वर्क कैसे निकालें? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ एक्स फाइनल स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, है ना। यस सर। तो ये ऐसा हो गया। प्लस और किसने फोर्स लगाया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्प्रिंग फोर्स के अलावा तो सिर्फ गैस ने ही फोर्स लगाया, तो ये वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा बेटे? वर्क डन बाय गैस आ जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आती है बच्चों सब? यस सर। यस सर। है ना। नाउ वंस दिस इज डन, अब मुझे क्या करना है बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी लिखना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? F बाई 2 NR डेल्टा टी, ऐसा होता है ना। यस सर। अच्छा, इसके लिए पता है क्या, आपको एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, किसकी? इस लेंथ। मान लो ये हमें दे दिया गया है कि इनिशियली गैस कितना लेंथ ऑक्यूपाई करता था? L लेंथ ऑक्यूपाई करता। ये जो F बाई 2 NR डेल्टा टी है, क्या इसको हम F बाई 2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? बोलिए जी।
Yes, sir. तो क्या हो जाएगा 3/2। देखो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल प्रेशर को तो क्या लिख दूंगा, इनिशियल प्रेशर को तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, और इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई L। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। अब कैसे लिखेंगे फाइनल प्रेशर की बात? देखो फाइनल वॉल्यूम तो हमें पता है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई L प्लस एक्स। क्या ऐसा हो जाए? फाइनल वॉल्यूम हो Yes, जाएगा sir. A मल्टीप्लाइड बाई L प्लस एक्स, है ना। अब फाइनल प्रेशर कैसे लिखें? देखो पिस्टन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा है। अगर पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा है, इसका मतलब उस पे फाइनली भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स लगा रही है kx, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है P नॉट इंटू एरिया, और गैस का फाइनल प्रेशर अगर P मान लेते हैं तो फोर्स लग रहा है P फाइनल इंटू एरिया। तो कितना आ जाएगा P फाइनल इंटू एरिया इज इक्वल टू P नॉट इंटू A प्लस kx, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनल प्रेशर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, P नॉट प्लस kx अपॉन एरिया। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो पूरे को, तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू P नॉट प्लस kx बाई A इंटू फाइनल वॉल्यूम, वो कितना है A मल्टीप्लाइड बाई L प्लस एक्स माइनस P नॉट A L, है ना। आप चाहो तो A को LCM ले लो, तो ये हो जाएगा कितना P नॉट इंटू A प्लस kx डिवाइडेड बाई A इंटू A इंटू L प्लस एक्स माइनस P नॉट A L। तो A से A कैंसिल हो गया, और आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3/2 P नॉट A L प्लस P नॉट A एक्स प्लस kx इंटू L प्लस एक्स माइनस P नॉट A L। तो P नॉट A L से P नॉट A L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू P नॉट A प्लस k इंटू L प्लस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्या ऐसा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा बेटा? और एक बार आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, एक बार आपके पास वर्क डन आ गया, तो हम फिर हीट सप्लाइड कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा बच्चों?
डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की क्या वैल्यू आ गई, देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3/2 पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट ए एक्स, तो 5/2 पी नॉट ए एक्स प्लस 3/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो 2 के एक्स स्क्वायर प्लस के एल एक्स। ये ऐसा फाइनल आंसर आपके पास। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों किया? बेटे हमें दिया हुआ ना, हमने कैसे हीट किया है, स्लो हीटिंग किया। कैसे हीटिंग किया है बच्चों, क्या स्लो हीटिंग किया है, ऐसा दिया हुआ है? बोलिए जी। यस सर। स्लो हीटिंग, हमने स्लो हीटिंग किया तो वो पिस्टन भी धीरे धीरे मूव करेगा। धीरे धीरे मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। जैसे ही आप हीट सप्लाई करना बंद करोगे वैसे ही पिस्टन रुक जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर वो 3/2 KLX होगा ना किधर किधर किधर, हाँ ये फाइनल आंसर। ये बिल्कुल सही। सर एक डाउट है। बोलिए बेटे। सर उन्होंने हमें एडियाबेटिक वॉल्स और एडियाबेटिक पिस्टन दिया है, तो फिर सर क्या प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगा? नहीं। ओके सर। सर वही डाउट था, क्योंकि फिर अगर वैसा होता तो फिर डेल्टा क्यू तो 0 होना चाहिए था। एडियाबैटिक नहीं होगा ना भाई, हमने क्या किया, ये फिलामेंट को सीधे अंदर ही लगा दिया ना गैस के, तब तो हीटिंग हो ही जाएगी ना। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना? तो ये क्या है, मतलब ऐसा, हालांकि ऐसा भयंकर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ का कोई यूज नहीं है, बस उसका यही यूज है कि शुरू में स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, इसका मतलब इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में उसका एक ही यूज है, क्या, कि स्प्रिंग का इनिशियली फोर्स 0 है, इसका मतलब इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? नंबर ऑफ मोल्स को भी हमने यूज नहीं किया, हाँ नहीं किया। अगर जैसे हमसे कोई पूछ ले भाई बताओ टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, तो फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का यूज आ जाएगा। अभी गिवन पार्ट के लिए तो क्या है, उसका ऑफ कोर्स कोई यूज यहाँ पे नहीं। अब आगे चलते हैं जी, देखो क्या है, अगले पार्ट पे बात करते हैं, विच इज साइक्लिक प्रोसेसेस।
देखो साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द गैस सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एनी प्रोसेस इन विच initial and final state of a gas is same is called as cyclic process। मतलब final pressure equal to initial pressure, final volume is equal to initial volume, final temperature is equal to initial temperature। ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या होगा जी, इनका पीवी ग्राफ कैसा होगा, क्या इस तरह का हो सकता है, जैसे ए से चालू किया तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से वापस ए पर आ गए, तो ए बी सी डी ए, क्या ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, या ऐसा हो सकता है भाई ए से बी पे गए, आपने आइसोकोरिकली हीट किया गैस को, फिर उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ और फिर उसके बाद आइसोबारिक कंप्रेशन कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये भी क्या है, एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस है। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या है, कोई जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं उनमें फिट नहीं हो रहा, इस तरह का सर्कल बन रहा, यहाँ से चालू किया घूम करके वापस इधर ही आ गया, ये भी एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो इन साइक्लिक प्रोसेसेस की खास बात क्या होगी, पहली खास बात तो क्या होगी कि body returns to its orbit after the बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है ये, अंशु था, अंशु। बेटे आवाज नहीं आ रही तो तुम चैट बॉक्स में लिखो जो भी डाउट है तुम्हारा। डन सर। हो गया बेटे, नोट कर लिया ये वाला पेज। यस सर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन एनी साइक्लिक प्रोसेस yes gas returns to original state in any cyclic process change in internal energy कितना होगा बच्चों, what will be the change in internal energy, 0 0 है ना। क्यों भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सर फॉर्मूला डेल्टा टी होता है 0 है। F/2 डेल्टा टी, डेल्टा टी इज 0, फाइनल टेम्परेचर इज सेम एज इनिशियल टेम्परेचर, तो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 ही होगा, है ना। ओके
अच्छा, वर्क डन बाय गैस किसके बराबर होगा बच्चों? क्या वर्क डन बाय गैस विल बी इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया अंडर द क्लोज्ड पीवी ग्राफ जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा, क्या उसके बराबर हो जाएगा? यस सर। मतलब आप जैसे, मैं एक इसका रेक्टेंगल का एग्जांपल देके बताता हूं कि ए से बी वाले में तो वर्क 0 हो जाएगा, बी से सी वाले में वर्क निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, वो ये पूरा एरिया के बराबर आ जाएगा, है ना। फिर सी से डी में जब आप वर्क निकालोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, और डी से ए में जब आप वर्क निकालने जाओगे बेटे तो वो कितना आ जाएगा, क्या वो नेगेटिव आ जाएगा क्या डी से ए में? और क्या इतना एरिया नेगेटिव वर्क के बराबर आ जाएगा? यस सर। सर क्योंकि डी से ए में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या टोटल वर्क डन बाय गैस इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर ही आ जाएगा क्या? हाँ सर। टोटल वर्क डन बाय गैस जो होगा वो रेक्टेंगल, या आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो। तो कैसा है, ए से बी में वर्क डन 0, बी से सी में देखोगे तो आप इतना पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, पूरा ग्राफ से लेकर के वॉल्यूम वाले एक्सिस तक के बराबर का वर्क आ जाएगा। और सी से ए की बात करेंगे तो वर्क कितना आएगा, सी से ए की बात करेंगे तो फिर से नेगेटिव वर्क आ जाएगा, क्या इतना नेगेटिव वर्क आ जाएगा? यस सर। है ना। तो नेट वर्क डन क्या इसी एरिया एनक्लोज्ड के बराबर ही आ जाएगा क्या? यस सर। नेट वर्क डन जो है वो इसी एरिया एनक्लोज्ड के बराबर ही आ जाएगा। उसी तरह से ये सर्कल वाले में भी आप देखो कि क्या है, जैसे आप दो एक्सट्रीम वॉल्यूम ले लो, एक सबसे कम वाला वॉल्यूम, एक सबसे ज्यादा वाला वॉल्यूम, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जबकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस केस में वर्क ये पूरा पॉजिटिव इतना आ जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर वर्क इतना आ जाएगा। तो नेट वर्क फिर से एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर आ जाएगा ना। यस सर। है ना। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है क्या, कि अगर मान लो जो ग्राफ आपने बनाया पीवी ग्राफ, अगर मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरिया ट्रेस आउट किया तो टोटल वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा फिर। आ जाएगा कि नहीं बच्चों? यस सर, बट तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा ना जैसा ऊपर था। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस आउट हो रहा है तो फिर उस केस में नेगेटिव वर्क क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क कम होगा, यानी पॉजिटिव वर्क इतना सा एरिया के बराबर हुआ, और नेगेटिव वर्क इतना पूरे एरिया के बराबर हुआ। है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि when
PV graph gets traced out in clockwise direction, work done by gas is positive and its magnitude is equal to area of bounded curve, है ना? और when PV graph gets traced out in anti-clockwise direction, so work done by gas will be negative. क्यों बेटे? हाँ सर. And magnitude is equal to area. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर. तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लिक प्रोसेसेस. Such processes are called as cyclic processes. अगले पेज पे चलें भाई. मान लो हमसे कहा जाए कि एक कोई प्रोसेस का पीवी ग्राफ ऐसा बनता है तो पी नॉट वी नॉट से ये हो जाता है किस पर? 2P0 तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस. सर फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम क्या पता कर सकते हैं क्या बिना जानकारी? प्रेशर यस डबल सर. किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. यस सर. सर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो पता लगा सकते हैं सर. अच्छा, हमें ये दिया हुआ है ना कि जो ए बी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए. यस सर. तो ये लेंथ V0 है
और ये वाली लेंथ क्या है, पी नॉट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन वी नॉट टेन थीटा, और इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से टेन थीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन वी फाइनल माइनस वी नॉट। तो क्या वी फाइनल की वैल्यू 2 वी नॉट आ जाएगी? Yes, sir. यस वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2। बस अब इसके बेसिस पर हो जाएगा, हाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, हाइट इज 2 पी नॉट माइनस पी। तो क्या ये पी नॉट वी नॉट बाई 2 के बराबर आ जाएगा? सर पूरा वर्क डन निकालना है या बस एबी का? पूरा पूरा। ओके इन दिस प्रोसेस का मतलब क्या है, पूरा ABC। आपने उल्टा लिखा है क्या? नहीं, कौन सी चीज उल्टा लिखी है? मैंने कोई उल्टा नहीं लिखा, बताइए। सही तो लिखा है। ये वाली लेंथ कैसे लिखोगे, BC सब 2 पी 2 पी नॉट नॉट माइनस माइनस पी पी नॉट। नॉट, और CA कैसे लिखोगे, सर 2 वी नॉट माइनस 2 वी वी नॉट। नॉट माइनस, मतलब वी नॉट वी फाइनल माइनस वी नॉट। यस सर। क्यों जी? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। सर इससे पहले वाला पेज दिखाओ। आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 1 ऑफ KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये एज पार्ट ऑफ होमवर्क स्टार्ट करना, आपको चालू करना है। सेक्शन ABCDE तो कर ही लो इसका, ठीक है बच्चों। यस सर। ओके सर। सर कल के इस- क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स का एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स का NCERT डिस्कस करेंगे बच्चों कल की क्लास में, है ना। यस सर। कल क्लास है ना अपनी, हाँ सर Yes, सुबह है। सर। कितने बजे से है? 9:45 से है शायद। यस सर 11:15 तक। ओके yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर।